आम्रपाली। इस किरदार को हम इतिहास में वैशाली की नगरवधु के रूप में जानते हैं। एक लड़की जो पूरे गणराज्य के पतन का कारण बनी और फिर बुद्ध की शरण में चली गई। लेकिन इस सिंपल कहानी में कुछ पैराडॉक्स हैं। क्या आम्रपाली वो लाचार औरत थी जिसे हालात ने नगरवधु बनने पर मजबूर किया, या फिर वो एक मास्टरमाइंड थी जिसके एक इशारे पर मगध का राजा भेष बदलकर उससे मिलने आ जाता था? इतिहास ने आम्रपाली को अक्सर एक पीड़िता की तरह देखा, लेकिन हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। एक नहीं, दो बार। पहली बार दौलत और ताकत के शिखर पर पहुंचकर, और दूसरी बार उसी शिखर को ठोकर मारकर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी वैशाली की नगरवधु आम्रपाली की। ये कहानी वैशाली की है, एक ऐसा शहर जो आज के बिहार के उत्तरी इलाके में पड़ता था। वैशाली कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था, एक बड़ा शहर था जिसके तीन तरफ मिट्टी की मोटी दीवारें थीं और उन दीवारों पर पहरे के लिए मीनारें भी थीं, बैटलमेंट्स जिसको कहते हैं। शहर के बीच से एक चौड़ी सड़क भी गुजरती थी जिस पर दिन भर लोगों, बैलगाड़ियों और साधुओं की भीड़ लगी रहती थी। सिकंदर का एक सेनापति था नियारचस। इसने वैशाली के बारे में लिखा है कि यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते थे जिनका रंग दुनिया में कहीं और मिलने वाले सफ़ेद रंग से ज़्यादा चमकदार था। नियारकस ने यह भी बताया कि लोग गर्मी से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल करते थे यहाँ, और सफ़ेद चमड़े के जूते पहनते थे जिनके तले मोटे होते थे ताकि पहनने वाला ऊंचा दिखे। वैशाली के घर मिट्टी और ईंटों के बने थे लेकिन मजबूत थे। बड़े घरों के बीच में आंगन होता था और किसी किसी घर में तो कमल, आम और हिबिस्कस के पेड़ों वाला बगीचा भी होता था। वैशाली की सबसे खास बात यह थी कि उसका राजकाज चलाने का तरीका बड़ा डिफरेंट था जो आसपास के उसके राज्य थे उनसे। वैशाली एक गण संघ था, यानी एक तरह का गणराज्य, रिपब्लिक। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बल्कि कबीले या जो गण होते थे उनके मुखिया मिलकर एक सभा के जरिए शासन चलाते थे। आम फैसला होता था वोटिंग के जरिए। ये वो दौर था जब समाज में नए नए आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों इसी इलाके में हुए थे और हवा में एक तरह की बौद्धिक आज़ादी थी। नए आइडियाज़ को लेकर के बड़े वेलकमिंग लोग थे तब। अब ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ईसा से 480 साल पहले की है। उस वैशाली में एक आम के बाग में एक बच्ची मिली जो लावारिस थी। उसे एक माली ने फिर पाला पोसा। क्योंकि वो आम के बाग में मिली थी इसलिए उसका नाम पड़ा आम्रपाली। यही आम्रपाली बड़े होने लगी, इतनी खूबसूरत हुई कि शहर के नौजवान उस पर फिदा होने लगे। हर कोई उससे शादी करने को कहने लगा। शहर के अमीर और ताकतवर लोगों में उससे पाने की होड़ मच गई और माहौल ऐसा बन गया कि झगड़े और खून खराबे की नौबत भी आई। तब वैशाली के गणसंघ के मुखियाओं ने एक बैठक की कि एक लड़की की वजह से शहर की शांति भंग हो रही थी, इसका क्या हल हो। उन्होंने एक फैसला लिया कि आम्रपाली को किसी एक की पत्नी बनाने के बजाय पूरे शहर की नगरवधु यानी गणिका घोषित कर दिया जाए। अलिफ लैला के कामसूत्र वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। उस एपिसोड में हमने कामसूत्र वाले में आपको बताया था कि प्राचीन काल में गणिका का अर्थ वैश्या नहीं था। गणिका यानी वो स्त्री होती थी जिसे कई कलाओं में महारत हासिल हो। उसे पुरुषों की सभा में सम्मान की कुर्सी मिलती थी, राजा उसका सम्मान करते थे और विद्वान लोग उसकी सोहबत के लिए तरसते भी थे। गणिकाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी बल्कि शहर के पढ़े लिखे और समझदार पुरुषों को एक कलात्मक माहौल देती थी, कुछ वैसे ही जैसे आगे चलकर जापान में गीशा या मुगलों के दौर में तवायफों ने भी किया। अपमान वाला जो भाव था, तिरस्कार वाला जो भाव था, ये समय में बहुत बाद में इनके साथ में जुड़ा। बुद्ध की जीवनियों के अनुसार आम्रपाली खूबसूरत, आकर्षक और बेहद सुंदर थी। नाचने, गाने और वीणा बजाने में माहिर थी और चाहने वालों की उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। एक जगह तो ये भी लिखा है कि उसकी फीस 50 कहापणा थी। कहापणा उस दौर में इस्तेमाल होने वाली एक मुद्रा थी और 100 कहापणा में एक गुलाम को ख़रीदा जा सकता था। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो मिलने के लिए चार्ज करती थी। आम्रपाली का घर वैशाली के सबसे बड़े घरों में से एक था। उसके आंगन में शाम को महफिलें सजती थी, लेकिन
कहानी सिर्फ इस शानो शौकत की ही नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एक दिन इसी वैशाली में एक ऐसे शख्स का आना हुआ जो आम्रपाली की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये शख्स था सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। उस ज़माने में जब कोई बड़ा संत या विचारक किसी शहर में आता तो लोग उसके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। शहर के बाहर कुछ खास जगह बनी होती थी जिन्हें कोहलाशाला कहा जाता था। एक तरह के खुले मंच थे, एम्फी थिएटर की तरह समझ लीजिए, जहां गुजरने वाले महात्मा अपनी बात रखते थे। तो उस शाम लोग बड़ी बेसब्री से गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी का इंतजार कर रहे थे, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े घुमंतु विचारकों में से एक हुआ। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की। आम्रपाली ने भी बुद्ध के बारे में सुना ही था। जब उसे पता चला कि बुद्ध आए हैं तो उसने सोचा कि वो भी उनके दर्शन एक बार कर लेगी। अगले दिन आम्रपाली अपने घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। और बुद्ध की सभा में उसने कुछ बातें सुनी। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसे बार बार सुना गया है, ना परंपरा के आधार पर, ना अफवाह के आधार पर, और ना ही किसी धर्म ग्रंथ में लिखे होने के आधार पर। ये बातें उस दौर के हिसाब से क्रांतिकारी थी, जहां सब कुछ परंपरा और कर्म कांडों पर टिका हुआ था। बुद्ध की इन बातों का आम्रपाली पर गहरा असर हुआ। वो अपनी जगह से उठी, बुद्ध के सामने झुकी और उन्हें अपने भिक्षुओं के साथ अपने घर भोजन करने का न्योता दिया कि महाराज आइए, आप खाना खाइए। बुद्ध मुस्कुराए और अगले दिन आने के लिए वो मान भी गए। जब आम्रपाली वापस अपने शहर लौट रही थी तो रास्ते में उसे लिच्छवी राजकुमारों के शानदार रथ मिले। राजकुमारों को उम्मीद थी कि आम्रपाली उन्हें रास्ता देगी, लेकिन बुद्ध से मिली स्वीकृति से आम्रपाली का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, तो रास्ता देने से इनकार कर दिया वैशाली ने। अच्छा, सीन ये था कि ये जो राजकुमार थे वो भी बुद्ध से मिलने और उन्हें न्योता देने ही जा रहे थे। जब इनको पता चला कि इस गणिका ने उनसे पहले बाजी मार ली और बुद्ध अग्री कर गए हैं कि मैं आऊँगा, तो ये लोग बहुत नाराज़ हुए कि एक तो रास्ता देना पड़ा और काम भी नहीं हुआ। अगले दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ आम्रपाली के घर गए। उस समाज में जहाँ एक मासिक धर्म से गुजरती स्त्री की परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी, वहाँ गौतम बुद्ध एक गणिका के घर की दहलीज पार करना जब उन्होंने चुना तो ये बहुत बड़ी घटना थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आंगन के फर्श पर बैठे और आम्रपाली ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इन्हें खाना भी परोसा, जो गेस्ट थे। भोजन के बाद बुद्ध ने एक बार फिर आम्रपाली को अपना उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया की चीज़ों की जो चाह है वही दुखों का कारण है। इन इच्छाओं को छोड़ दो और तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाएगा। आम्रपाली बुद्ध के सामने झुकी और उसने अपने हाथी दांत के कंगन, अपनी बालियां और अपना भारी सोने का हार उतार दिया। अब ये एक प्रतीक महत्व वाली मुलाकात थी। इसके कुछ ही सालों के भीतर आप देखेंगे कि आम्रपाली अपनी पूरी दौलत, बोलने वाले उसके तोते, कीमती आईने, रेशम से भरे संदूक सब कुछ दान कर देगी और भिक्खुनी संघ में शामिल होने के बाद भीख भी मांगेगी, भिक्षा। अपनी लंबी चोटी को वो मुंडवा लेगी और अपने कीमती कपड़ों को भिक्षुणी के मोटे गेरुए वस्त्रों से बदल देगी। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस जिस भिक्खुनी संघ में आम्रपाली शामिल होने जा रही थी वो औरतों को आसानी से नहीं मिलता था। अब ये उस वक्त समाज की सच्चाई थी कि महिलाओं के लिए संघ बनाना गौतम बुद्ध के लिए भी आसान नहीं था। उनकी खुद की मौसी महाप्रजापति गौतमी, आपने भी सर मुंडवाकर और गेरुए वस्त्र पहनकर बुद्ध के पीछे चलना चुना था और संघ में शामिल होने के लिए विनती भी की थी। तब जाकर औरतों के लिए भिक्खुनी संघ बन पाया, जिसका हिस्सा फिर आगे चल के आम्रपाली बनती है। जिस आम्रपाली ने अपनी ज़िंदगी शान और शौकत और दौलत के इर्द गिर्द बुनी, अब वो ऐसे रास्ते पर थी जहाँ इन चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं थी। एक भिक्षुणी को सिर्फ कुछ ही चीज़ें रखने की इजाज़त थी। उसके पास कपड़ों का बस एक जोड़ा हो सकता था, अंदरूनी वस्त्र हो सकते थे, एक बाहरी वस्त्र, एक चोगा और कमर पर बांधने के लिए एक बेल्ट। ये कपड़े भी या तो आम लोगों की दान दक्षिणा से मिलते या फिर भिक्षु खुद पुराने चीथड़ों से सिलकर उन्हें गेरुए रंग में फिर रंगते थे। इसके अलावा उसके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होती, भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा, पानी छानने के लिए जाली का टुकड़ा और सुई, कपड़े सिलने के लिए, चलने के लिए छड़ी और दवाइयों की फिर एक थैली। धूप में चलने के लिए पत्तों का बना एक छाता और एक साधारण हाथ का पंखा रखने की इजाज़त भी थी। आम्रपाली की दिनचर्या अब ध्यान से बंधी। सुबह के ध्यान के बाद भिक्षुणियाँ शहर जाती और बिना किसी घर की दहलीज पार किए भिक्षा मांगती। दिन का इकलौता भोजन दोपहर में किया जाता, जिसमें चावल, चपाती और पानी होता। घी, तेल, शहद या चीनी सिर्फ बीमार लोगों को ही दी जाती। अब ये रास्ता इतना आसान या सीधा भी नहीं था। भिक्षुणियों पर कुछ पाबंदियां भी थी।
संघ की भिक्षुणियों को हमेशा पुरुष भिक्षुओं का आदर करना पड़ता था, चाहे वो उम्र में कितने ही छोटे क्यों न हो। एक भिक्षु किसी भी भिक्षुणी को चाहे वो कितनी भी आदरणीय हो या वृद्ध हो डांट सकता था, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता था। इसी संग में रहते हुए आम्रपाली ने अपनी जिंदगी पर सोचा और जो सोचा उसे कविता में ढाला। बौद्ध धर्म की पाली भाषा की किताबों में एक हिस्सा है जिसे थेरी गाथा कहते हैं, यानी बुजुर्ग भिक्षुणियों के गीत। ये कविताएं करीब 73 भिक्षुणियों की लिखी मानी जाती हैं और ये शायद भारत में औरतों द्वारा लिखे गए साहित्य का सबसे पुराना संग्रह है। थेरी गाथा की कई कविताओं में औरतों ने घर गृहस्थी के बोझ से मुक्ति को संग में आने की वजह बताया है। एक भिक्षुणी लिखती हैं, ओह मैं कितनी आज़ाद हूँ, कितनी शानदार तरीके से 3 टेढ़ी चीज़ों से आज़ाद हूँ, चक्की से, मूसल से और मेरे टेढ़े पति से। जिस वक्त आम्रपाली खुद को इस तरह बदल रही थी, वैशाली के सिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। एक आज़ाद गणराज्य के तौर पर उसके आखिरी कुछ दशक चल रहे थे और वजह थी मगध का उदय, जिसका राजा था बिंबसार। बिंबसार एक दूरदर्शी और ताकतवर राजा था। उसने कोसल और वैशाली के राज परिवारों में राजकुमारियों से शादी करके अपनी ताकत बढ़ाई और उसने अपनी सेना के दम पर अंग जैसे राज्यों को जीता भी। बिंबसार बुद्ध का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन बौद्ध धर्म की शुरुआती किताबों में बिंबसार की जिंदगी के एक पहलू पर चुप्पी साधी गई है, उसका आम्रपाली से रिश्ता। बाद की कहानियों और मौखिक परंपराओं में एक किस्सा खुलकर सामने आ पाता है। इन सूत्रों के मुताबिक जो बाद में आए, बिंबसार भेष बदलकर वैशाली आया क्योंकि लिच्छवियों से उसकी तनातनी चल रही थी, है ना। अपने डेजिग्नेशन पद, अपने लाल लश्कर के साथ नहीं आ सकता था, भेष बदल के आया। कहा जाता है कि जब आया तो आम्रपाली के साथ एक हफ्ता रहा भी। अब ये बात पॉसिबल लगती है कि उस दौर का सबसे ताकतवर आदमी गंगा के मैदानों की सबसे मशहूर औरत के हुस्न और हुनर के बारे में सुनता हो और उससे फिर मिलने आया भी हो। इस मुलाकात का नतीजा लेकिन खतरनाक हुआ। इसके बाद मगध और लिच्छवियों के बीच दुश्मनी बढ़ी और ये जंग 1 दशक से ज़्यादा चली। कुछ इतिहासकार इसकी तुलना ट्रॉय की हेलेन से करते हैं, जिसके अपहरण की वजह से एक बड़ी जंग छिड़ी बताई जाती है। आम्रपाली की कहानी पर वापस लौटें तो संघ में शामिल होने के बाद आम्रपाली की कहानी इतिहास की भीड़ में खो जाती है। उनकी कहानी अब उनकी नहीं रही, वो बुद्ध के उपदेशों का एक उदाहरण बन गई। बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाओं ने उनकी कहानी को अपने अपने तरीके से सुनाया है। पाली, चीनी और तिब्बती परंपराओं के जो ग्रंथ लिखे गए, समाज के बदलते हुए मिजाज के हिसाब से आम्रपाली की कहानी को भी थोड़ा थोड़ा वो बदलते गए। बुद्ध के समय में एक सम्मानित गणिका के लिए कोई नफरत या तिरस्कार नहीं होता था, लेकिन बाद में जो ग्रंथ आए उनमें एक गणिका के सामाजिक दर्जे को लेकर कुछ हिचकिचाहट आपको नजर आती है। करीब 2000 साल तक आम्रपाली भारतीय साहित्य से गायब रही। उनकी कहानी, खासकर मगध के राजा के साथ जो किस्सा था, लोक कथाओं में ही जिंदा रहा। फिर साल 1948 में आचार्य चतुर्सेन ने एक हिंदी उपन्यास लिखा, वैशाली की नगरवधु। इस उपन्यास ने आम्रपाली को फिर से लोगों के बीच मशहूर किया, लेकिन ये वो पुरानी आम्रपाली नहीं थी। उपन्यास की आम्रपाली एक लाचार और शिकायती औरत थी जो हर वक्त इस बात का रोना रोती थी कि वैशाली के सरदारों ने उसे गणिका बनाकर उस पर कितना बड़ा अन्याय कर दिया। उपन्यास में जब बिंबसार उससे मिलने आता है तो वो उससे वैशाली को जीतने और लिच्छवियों को सजा देने की मांग करती है ताकि उसका बदला पूरा हो। कहानी के हिसाब से आचार्य चतुर्सेन की कहानी में वैशाली वही है ना, एक गणिका है जिसे बुद्ध की शरण में जाना पड़ा या उसने बुद्ध की शरण में जाना चुना। लेकिन एक बेसिक अंतर है, यहाँ इतिहास की एक ताकतवर औरत को 20वीं सदी के नज़रिए से एक लाचार पीड़िता में बदला गया। कुछ वैसे ही जैसे सदियों बाद मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के साथ भी हुआ। क्लियोपैट्रा प्राचीन मिस्र की आखिरी रानी थी जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी पॉलिटिकल समझ के लिए जानी जाती थी। एक चतुर शासक थी, रणनीतिकार थी, लेकिन बाद में जो रोमन हिस्टोरियंस आए और उनके बाद जो हॉलीवुड ने फिल्म्स बनाई, उसमें उसे सिर्फ एक मादक और के रूप में पेश किया गया जिसका काम मर्दों को बहकाना ही था। कुछ इसी तरह आम्रपाली के साथ भी हुआ। इसी नोट पर हम इस एपिसोड को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए अलिफ लैला और बने रहिए खबरगांव के साथ।